इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपके साथ भी लाइफ में कई बार हुई होगी। हम कार्ल यंग के साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स यानी उनके मनोवैज्ञानिक ढांचे को यूज करके ये समझेंगे कि आखिर क्यों जब हम अपने किसी बहुत ही एम्बिशियस गोल के बारे में दूसरों को बताते हैं ना, तो उसकी सफलता के चांसेस वहीं पर जीरो हो जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे आज की इस चर्चा में चलते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि आखिर ब्रिलियंट आइडियाज मर क्यों जाते हैं। सोचिए, एक बहुत ही शानदार, दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला प्लान दिमाग में आता है, नींद उड़ जाती है, लगता है बस अब तो दुनिया बदल देंगे, लेकिन फिर बिना किसी ठोस वजह के वो प्लान धीरे धीरे गायब हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? असल में ना यहाँ एक बहुत ही फेमिलियर साइकिल चल रहा होता है। पहले एक आइडिया का जन्म होता है, फिर एक जबरदस्त एक्साइटमेंट होती है, उसके बाद हम भागे भागे जाते हैं दोस्तों या परिवार के पास सोशल वैलिडेशन के लिए। भाई मैं ये नया स्टार्टअप करने वाला हूँ। और पता है उसके तुरंत बाद क्या होता है? किसी रहस्यमयी तरीके से सारी मोटिवेशन हवा हो जाती है और वो बेहतरीन प्लान बस किसी ड्रॉर में धूल खाता रह जाता है। इस पूरे खेल को समझने के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं द इल्यूजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही का भ्रम। देखिए, समाज में हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि नए लक्ष्यों के बारे में दोस्तों को बताओ, इससे अकाउंटेबिलिटी बनती है। लोग पूछेंगे तो शर्म के मारे काम करना पड़ेगा, राइट? लेकिन मनोविज्ञान एक बिल्कुल ही अलग और चौंका देने वाला सच सामने रखता है। असल में हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना, वो एक कमरे में दोस्तों से मिलने वाली तारीफ की इंस्टेंट खुशी और असल जिंदगी में महीनों मेहनत करके मिलने वाले इनाम के बीच डिफरेंस ही नहीं समझ पाता। सीरियसली, जैसे ही आपने प्लान बताया और किसी ने कहा वाओ क्या आइडिया है, दिमाग को लगता है कि सक्सेस तो मिल गई, अब आगे मेहनत करने की क्या जरूरत है। और इसको बहुत डीपली समझाया गया है हमारे अगले कॉन्सेप्ट में, जंग्स इकोनॉमी ऑफ साइकिक एनर्जी। कार्ल युंग ने दशकों तक इस एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल ट्रैप को स्टडी किया। उनका मूल बिंदु ये था कि फेलियर यहां विल पावर की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि एनर्जी के मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। युंग ने ह्यूमन साइकी को एक एनर्जी सिस्टम की तरह देखा, जिसे उन्होंने लिबिडो का नाम दिया। यहाँ लिबिडो का मतलब जनरल साइकिक एनर्जी से है। ये एक फाइनाइट रेजर्वॉयर है, एक ऐसी टंकी जिसमें एनर्जी फिक्स लिमिट में है। अगर आपने वो एनर्जी सिर्फ बातें करने और लोगों को प्लान समझाने में निकाल दी, तो एक्चुअल काम करने के लिए एनर्जी बचेगी ही नहीं। ये ऊर्जा का नियम है। इस डेटा को देखिए, जब हमें सोशल वैलिडेशन मिलती है तो दिमाग इसे एक बिना कमाए हुए कर्ज के पार्शियल पेमेंट की तरह रजिस्टर करता है। बातें करने और वैलिडेशन पाने में ही हमारी लगभग 85% यानी 85% एनर्जी ड्रेन हो जाती है, और एग्जीक्यूशन यानी असल काम के लिए बचती है सिर्फ 15%। मतलब सोच रहे हैं आप, काम शुरू होने से पहले ही गाड़ी का पेट्रोल खत्म। इसका सबसे खतरनाक असर ये होता है कि वो जो प्रोडक्टिव टेंशन होती है ना, वो एक अंदरूनी दबाव जो हमें सुबह जल्दी उठने पर और मेहनत करने पर मजबूर करता है, वो अचानक फुस हो जाता है, गुब्बारा बिल्कुल पिछक जाता है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि लोग इस एनर्जी के खत्म होने को कॉन्फिडेंस या मैच्योरिटी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है मैं तो सॉर्ट हो गया हूं, जबकि असल में उन्होंने खुद अपना सबसे बड़ा नुकसान कर लिया होता है। अब बात करते हैं एक और बड़े रिस्क की, द थ्रेट ऑफ द शैडो, यानी शैडो का खतरा। ये एनर्जी लूज करना अकेली प्रॉब्लम नहीं है। जब आप अपना एक नया नाजुक सा प्लान बाहरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल हैजर्ड सामने आता है। युंग का शैडो कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जब आप दोस्तों को कोई एम्बिशियस आइडिया बताते हैं, तो उनका रिएक्शन सिर्फ उनकी अच्छी भावनाओं से नहीं आता। वो अनजाने में अपने अंदर दबे हुए डर, अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने अधूरे सपने आपके उस नए आइडिया पर प्रोजेक्ट करने लगते हैं। तो अगली बार जब कोई दोस्त आपको रियलिस्टिक होने की सलाह दे या बड़ी प्यारी सी चिंता जताए कि यार सोच ले, इसमें रिस्क बहुत है, तो समझ जाइएगा कि ये अक्सर उनका अपना शैडो मटेरियल होता है। असल में ये उनके अपने सरेंडर करने का, हार मान लेने का ढांचा होता है, जिससे वो समझदारी का चोला पहनाकर आपको बेच रहे होते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ उस वातावरण को अपने लिए सुरक्षित बनाए रखना होता है, जिससे उन्हें अपने ना किए गए कामों का गिल्ट फील ना हो। और इस सब का नतीजा क्या निकलता है? द पुल ऑफ द पर्सोना। इस अजीब से एक्सटर्नल फीडबैक के बाद आपका वो ओरिजिनल डीपली पर्सनल आइडिया पूरी तरह बदल जाता है। जैसे जैसे आपका प्लान दूसरों के डर, उनकी चिंताएं और पसंद को शामिल करने लगता है, वो एक ऑथेंटिक वोकेशन से गिरकर सिर्फ एक लेजिबल प्लान बन जाता है। एक ऐसा प्लान जो दिखने में तो बड़ा समझदार, प्रेजेंटेबल और समाज के लिए सेफ लगता है, उसकी सारी रफ एजेस स्मूथ हो चुकी होती हैं,
लेकिन उसमें वो आग, वो जिंदगी बदलने वाली शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो आखिर इस खतरनाक मनोवैज्ञानिक साइकिल को तोड़ने का उपाय क्या है? इसका जवाब है द आर्किटेक्चर ऑफ क्रिएटिव साइलेंस। इस साइकिल से बाहर आने के लिए जुंग ने जेस्टेशन पर जोर दिया। उनका मानना था कि खामोशी कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकी का सबसे प्रोडक्टिव आर्किटेक्चर है। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक बायोलॉजिकल एम्ब्रियो को अपना स्केलेटन बनाने के लिए अंधेरे की और खामोशी की सख्त ज़रूरत होती है ना, ठीक वैसे ही आपके साइकोलॉजिकल प्लान को भी दुनिया के थपेड़ों से बचने के लिए चुप्पी और अंधेरे की स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि वो अंदर से एक ड्यूरेबल और मजबूत स्ट्रक्चर बना सके। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। अपनी अंदरूनी आवाज के प्रति वफादारी का मतलब है उस सबसे गहरे अंतरात्मा के साथ किए गए निजी समझौते पर पूरा विश्वास करना। बाहर वालों से कंफर्मेशन मांगना एक तरह से उस आइडिया के साथ धोखा करना है, क्योंकि कोई और आपको नहीं बता सकता कि जो आपने अंदर फील किया वो रियल था या नहीं। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब आप दुनिया को अपना प्लान अनाउंस करना बंद कर देते हैं तो उस इंटरनल प्रेशर को रिलीज होने का कोई और रास्ता ही नहीं मिलता सिवाय असल में एक्शन लेने के। तो जो कोई भी इस सेल्फ सैबोटेजिंग या खुद को नाकाम करने वाले पैटर्न में फंसा हुआ है, उसके लिए यहाँ एक अल्टीमेट चैलेंज है, द 30 डेज साइलेंस चैलेंज। एक प्लान चुनिए, उस पर पूरी तरह चुप्पी साध लीजिए, किसी को एक्सप्लेन मत कीजिए, किसी के सामने डिफेंड मत कीजिए, बस अगले 30 दिन उसे चुपचाप बिल्ड कीजिए। और जब आप इस मनोवैज्ञानिक सच्चाई को सच में समझ जाएंगे तो हो सकता है आप बस एक शब्द में इस विश्लेषण पर अपना फीडबैक छोड़ना चाहें। और अब इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। असल रचनात्मक कार्य यानी ट्रू क्रिएटिव वर्क तब शुरू नहीं होता जब दुनिया आपके नए आइडिया को समझ लेती है या उसकी तारीफ करती है। उसकी शुरुआत तो तब होती है जब उस आइडिया को अंधेरे में छोड़ने का फैसला किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में किसी आइडिया को रियल बनाने के लिए आप उसे अंधेरे में और खामोशी में पलने देने की हिम्मत रखते हैं? इस पर ठंडे दिमाग से विचार जरूर कीजिएगा।